रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक एरे को और साथ ही लीनियर सर्च को। डायनामिक एरे से पहले अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक एरे को। आखिर स्टैटिक एरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें डायनामिक एरे की ज़रूरत पेश आई। तो स्टैटिक एरे को अगर मैं डिक्लेयर करूं तो अगर मैं स्टैटिक एरे को डिक्लेयर करते वक्त साइज़ यूज़र से इनपुट ले लूँ या साइज़ मैं किसी और सोर्स से इनपुट करना चाह रहा हूँ तो मैं स्टैटिक एरे नहीं क्रिएट कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि स्टैटिक एरे आपके पास क्रिएट होती है कंपाइल टाइम पे, और जो साइज़ है लेट्स से इस वेरिएबल में जो इनपुट आएगी वो कब आएगी, जब आपका प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होगा। तो स्टैटिक एरे को तो कंपाइल टाइम पे मेमोरी क्रिएट करनी होती है। तो ये रीज़न है कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं कर सकता। यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम डायनामिक एरे को देखते हैं कि डायनामिक एरे को हम क्रिएट करेंगे न्यू के कीवर्ड के साथ। इससे पहले हमने न्यू के कीवर्ड डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि अगर मैं न्यू स्टेटमेंट लिखता हूँ, न्यू का कीवर्ड लिखता हूँ, साथ में डाटा टाइप मेंशन करता हूँ, तो उस तरह की एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और वो मेमोरी का जो भी मेमोरी क्रिएट होगी उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा और वो एड्रेस रिटर्न होगा। और जिस एड्रेस को मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, पॉइंटर। यहाँ पे आपको पॉइंटर का एडवांटेज समझ आ रहा होगा कि पॉइंटर की मदद से ही मैं डायनामिक एरे एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना हो, लेट से मैं दो साइज़ की इकट्ठी मेमोरी चाह रहा हूँ, तो मुझे दो मेमोरीज़ कंसेक्टिव मिल जाएंगी और इन दोनों में से पहला एड्रेस मेरे पास क्या होगा, रिटर्न होगा। अगर मैं इसको देखूँ तो कुछ इस तरीके से इंट साइज़ एज्यूम करते हैं, साइज़ जो है ये 4 एंटर हुआ, तो न्यू इंट ऑफ साइज़ क्या करेगा, 4 साइज़ की मेमोरी क्रिएट करेगा और पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करेगा। याद रखिएगा, न्यू इंट में जो आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर साइज़ मेंशन कर रहे हैं, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से अगर मैं मेमोरी लेआउट की बात करूं तो ये आपके पास 4 सेल्स क्रिएट होंगे, 0 1 2 3 इंडेक्सेस होंगे, और इस ब्लॉक के अंदर आपके पास कौन सा एड्रेस पड़ा होगा, पहला मेमोरी का एड्रेस जो इनमें से, क्योंकि पहले के जरिए से मैं आगे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं डायनामिक एरे क्रिएट करूँ और उस डायनामिक एरे में इनपुट या आउटपुट का कोड लिखूँ तो किस तरीके से होगा। आपके पास न्यू इंट 5 की जगह मेरे पास कोई वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। तो ये 5 सेल्स मेरे पास मेमोरी के क्रिएट हो जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 4, यानी 0 1 2 इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, 2 3 एंड 4 इंडेक्सेस। अब अगर मैं यहाँ इस लूप को डिस्कस करूँ तो ये हम स्टैटिक एरे के केस में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सारा का सारा ये उसी तरीके से आप इंडेक्सेस को एक्सेस करें जिस तरह आपने स्टैटिक एरे में एक्सेस किया था। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम होता, लेट से मैं कहता हूँ इंट s इक्वल्स टू समथिंग, कोई वैल्यू होती या कोई वेरिएबल होता, तो मैं यहाँ पे i लेस देन s भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी अगर मैं वेरिएबल साइज के मुताबिक बना रहा हूँ तो मेरा लूप किस तरह चलेगा, वेरिएबल के मुताबिक चल रहा होगा। इसी तरीके से ये जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको भी डिस्प्ले करते वक्त मैं इंडेक्सेस को एक्सेस कर रहा हूँ, यानी i की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 5 होगी, तो 0 के वक्त ये वाला इंडेक्स एक्सेस हो रहा होगा, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने पहले स्टैटिक एरे में भी डिस्कस किया। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है स्टैटिक एरे और डायनामिक एरे में, आपके पास न्यू इंट यानी ये जो डिक्लेरेशन है इसमें सिर्फ फ़र्क है, और ये भी फ़र्क है कि वो कंपाइल टाइम पे डिक्लेयर हो रही है, ये रन टाइम के ऊपर डिक्लेयर हो रही है। तो आई होप आपको ये डायनामिक एरे क्रिएट करने का आइडिया होगा। एक और बात यहाँ बताते चल रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इस कोर्स में डायनामिक एरे को ही यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि आप चाहे आगे फ्यूचर में C# पढ़ेंगे, फिर जावा पढ़ेंगे, फिर अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में एंड्रॉयड वगैरह को देख रहे होते हैं या कोई भी हायर मज़ीद लैंग्वेज देखते हैं, उसमें आपके पास जो एरे क्रिएट हो रही होगी वो न्यू के कीवर्ड के साथ ही हो रही होगी। तो हम यहाँ पे भी C++ में भी न्यू के कीवर्ड के साथ ही एरे को क्रिएट करेंगे। लीनियर सर्च की बात करते हैं। लीनियर सर्च एक्चुअली क्या है कि आपने कोई आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा में से किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपने सर्च करना है, तलाश करना है। अब तलाश करने के लिए क्या आप इमेजिन करें कि आपके पास लेट से ये एक कबर्ड्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ अंदर इसके अंदर डाटा पड़ा होगा, हम कहते हैं एक तरह का डाटा, या ये ड्रॉज पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, एक सी लैंग्वेज की है, दूसरी C++ की है, तीसरी जो है ना जावा की है, फिर C# की है। तो बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं और मैंने यहाँ से सर्च करनी है बुक C++ की। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इस सेल को चेक करूँगा, इस ड्रॉ को ओपन करूँगा और चेक करूँगा नहीं C की है, ये तो मेरे काम की नहीं है।
फिर C++ किया, ये मेरे काम किया, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। मतलब ये एलिमेंट मुझे मिल गया, मेरा अपना रिक्वायर्ड चीज़ मिल गई, मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसमें से डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की कोई बुक है वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखूंगा नहीं, इसका मतलब अगले सेल में हो सकती है। यहाँ पे इस ड्रॉ को ओपन किया नहीं, फिर इस ड्रॉ को ओपन किया नहीं, यानी जब मैंने सारी तलाश कर ली तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस पूरी की पूरी में से बुक नहीं मिली। याद रखिएगा, इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। ये एक सीक्वेंस में मूव करेगी, यानी आप 0 1 2 3 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, चाहे आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं चाहे फॉरवर्ड, नॉर्मली हम फॉरवर्ड मूव करेंगे 0 1 2 3 के अगेंस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर हर एक सेल को बारी बारी हम चेक करते जाएंगे और जहाँ पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। इसमें बेस्ट केस क्या होगा कि आपने पहला सेल देखा और आपको पहले सेल में ही एलिमेंट मिल गई, आपके पास बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या होगा कि आपके पास एलिमेंट सबसे आखिर पे पड़ा हुआ है जिसको आप तलाश कर रहे हैं, आपको हर एक एलिमेंट को बारी बारी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक एरे डिस्कस करते हैं कि मेरे पास एक एरे है जिसको मैं कह रहा हूँ ये नम उसका नाम है, और उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 21 11 22 23, और मैं इस पर्टिकुलर एरे में से 22 को सर्च करना चाह रहा हूँ। तो 22 को सर्च करने के लिए बाजार में देखूँ अच्छा यार 22 सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हिट कर लो, ऐसे नहीं होता। हमें बारी बारी इसको हर एक सेल को व्यू करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आया इसके अंदर मेरा पर्टिकुलर जो मेरे रिक्वायर्ड एलिमेंट है या जो मुझे चीज़ सर्च करनी है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैंने 21 को देखा और हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई हुई, इफ़ नम ऑफ 0, नम इस एरे का नाम था जिससे हमने डिस्कस किया, क्या वो 22 के बराबर अगर है तो हम कह देते हैं नंबर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं है इसका मतलब है अब आपको 1 को चेक करें। जब मैंने 1 को चेक किया तो एल्स इफ, मतलब अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो पहली ट्रू हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहली फॉल्स हो गई तो फिर हमें इसकी तरफ मूव करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, एल्स इफ नम ऑफ 1, क्या नम ऑफ 1 पे 22 पड़ा हुआ है, नहीं, नम ऑफ 1 पे भी 22 नहीं है। फिर एक स्टेप आगे मूव करते हैं हम लोग कि 22, क्या नम ऑफ 2 पे 22 है, बिल्कुल 22 है, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आगे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज मिल चुकी है। अब स्टूडेंट इमेजिन करें कि मैं इस पूरी एरे में से नंबर 2 को सर्च कर रहा था, तो फिर क्या होता, पहला नंबर ऑफ 0 क्या 2 के बराबर है, नहीं, फिर 1 के बराबर 1 2 के बराबर, फिर क्या सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, नहीं। यानी अगर मैं 2 सर्च कर रहा होता तो क्या होता, नम ऑफ 0 बराबर है 2, नहीं, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और नम ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है 22, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। फिर हम एक स्टेप आगे मूव करते हैं, क्या नम ऑफ 3 पे 2 पड़ा हुआ है, नहीं, क्या नम ऑफ 4 पे 2 पड़ा हुआ है, नहीं। तो आखिर में जब मैंने पूरी एलिमेंट सर्च कर ली तो लास्ट में ये बात कह सकता हूँ कि ये जो मुझे एलिमेंट है ये एरे में से नहीं मिला, नॉट फाउंड। तो अगर मैं इसका कोड देखूं तो कोड कुछ इस तरीके से होगा कि मैंने एक एरे डिक्लेयर की, जिस तरह मैंने कहा था कि हम एरे डिक्लेयर करेंगे अब क्या कहते हैं न्यू के कीवर्ड से 5 साइज की, आप इसको स्टैटिक भी बना सकते हैं अगर आपको साइज नोन है तो। ठीक है, ये मेरा डाटा यहाँ पे एरे के अंदर इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मेरा डाटा, जिस तरह मैंने 22 कहा था, 22 फिक्स वैल्यू की थी, इस दफ़ा मैंने कहा वेरिएबल ले लेते हैं। अगर वो 0 इंडेक्स पे है तो फाउंड 1 इंडेक्स पे मिल जाता है तब भी ठीक है, 2 पे मिल जाता है तब भी ठीक है, 3 पे मिल जाता है तब भी ठीक है, 4 पे मिल जाता है तब भी ठीक है। अगर नहीं मिलता तो हम क्या कह रहे हैं, नॉट फाउंड। अब ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास चीज़ें नोन है, साइज नोन है, तो ठीक है मैं लिखता जाता हूँ। अब अगर मैं लेट से यूज़र से साइज इनपुट ले लेता हूँ और मुझे साइज़ का नहीं पता क्या होगा, तो फिर मैं इस इफ़ एल्स को कितनी दफ़ा लिखूंगा, या आप इमेजिन करें 100 साइज़ की एरे है तो क्या मैं इसको 99 टाइम्स या 100 टाइम्स लिखूंगा, नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास लिखी हुई है, ये जिसको ये जो आपको स्क्वायर ब्लॉक के अंदर नज़र आ रहा है, तो मैं इसको लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं लूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कुछ यूँ कर दिया, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, अगर आप देखें 0 1 2 3 4, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखते जाएं 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है थोड़ी गलत लिखी है, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या गलती है उसमें। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ आई, अब मेरे पास एरे 5 साइज की है और 1 2 3 4 एंड 5, नंबर मैंने सर्च करना है 6 1 और 2। अब पहली दफ़ा वो चेक करेगा क्या 0 इंडेक्स पे नंबर मौजूद है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 6, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, क्या 1 बराबर है 6 के, फॉल्स। तो क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड।
हालांकि ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए क्योंकि नंबर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैसेज अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखूं तो ये नॉट फाउंड का मैसेज कब प्रिंट होता है, जब मैंने सारे एलिमेंट्स को सर्च कर लिया। यहाँ तो मैं पहला सर्च करता हूँ, नहीं मिलता तो मैं नॉट फाउंड कह रहा हूँ। इसका मतलब है ये जो मैंने पर्टिकुलर कोड लिखा है, ये कोड यानी ये जो एल्स का पोर्शन मैंने लिखा है ये ठीक नहीं लिखा हुआ। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि मेरे पास एलिमेंट है या नहीं है, तो मुझे एक फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैग कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। जिस तरीके से मैंने इस कोड को कुछ इस तरीके से चेंज किया। अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिस वेरिएबल का नाम क्या है, फाउंड। आप इसकी जगह मैंने बूलियन टाइप का क्रिएट किया, आप कोई भी इंटीजर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू रख सकते हैं। यानी लूप में एंटर होने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, फॉल्स। फाउंड जो मेरे पास वेरिएबल बना, उस वेरिएबल की लूप में एंट्रेंस से वैल्यू पहले वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। मैं फॉल्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वो नंबर मिल जाता है, कहीं पे मिल गया, तो मैं उस फाउंड को किस में चेंज कर रहा हूँ, ट्रू में। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में इस फाउंड वेरिएबल की वैसे भी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, फॉल्स या ट्रू। इसकी वैल्यू ट्रू कब होती है, जब मुझे नंबर मिल जाता है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक। और लूप से बाहर का मतलब है मैं सब एलिमेंट्स को सर्च कर चुका हूँ। उसके बाद इफ फाउंड, अगर फाउंड में ट्रू पड़ा हुआ है, और ट्रू कब आएगा, जब ये एलिमेंट मिलेगा, तो ये प्रिंट करेगा फाउंड। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड। तो इस फाउंड को मैं कह रहा हूँ ये मेरा एज अ फ्लैग ट्रीट कर रहा है। फ्लैग कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जगह मैं इंटीजर भी रख सकता था, इंट। लेट से मैंने कहा इंट c इक्वल्स टू 0, यानी लूप पे चलने से पहले क्या वैल्यू थी, 0। और इस ट्रू की जगह मैं क्या लिख रहा था, c इक्वल्स टू 1। और मैं यहाँ चेक कर सकता था इफ c डबल इक्वल्स टू 1। अगर c 1 के बराबर है तो इसका मतलब है वैल्यू मिल गई, अदरवाइज इसका मतलब है वैल्यू नहीं मिली। आई होप आपको ये लीनियर सर्च क्लियर हो गई होगी। हम यूज इस लूप को करेंगे लीनियर सर्च के अंदर।